11th क्लास हमने जर्नल का चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ था। उसमें हमने एक इलस्ट्रेशन डिस्कस भी की थी जर्नल की, जर्नल का परफॉर्मा, जर्नल के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन भी करके देखा था। उसी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी बुक्स में बेटा। इसमें आपको ट्रांजैक्शन करनी है जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स में। किस में एंट्री करनी है आपको? जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स में एंट्री करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको गिवन है। सबसे पहली एंट्री सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के, यानी किसने बिजनेस स्टार्ट किया है? जो ऑनर है विशाल ब्रदर्स, जिसकी बुक्स में एंट्री करनी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस्ड का मतलब स्टार्ट करना होता है, और जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ये आपको मैंने बताया हुआ है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बिजनेस में कैपिटल जब लगाई जाती है तो बिजनेस के अंदर कैश आती है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपका साथ साथ सॉल्यूशन चलेगा। देखिए पहली एंट्री क्या की गई है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री कर दी गई है। ठीक है बेटा, बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो टू कैपिटल है जिसको क्रेडिट किया जा रहा है उसको फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा आगे करके लिखा जाता है, एक ही सीध में नहीं लिखा जाता एंट्री को। और जिसको हमने फर्स्ट लाइन में डेबिट किया है उसके सामने अमाउंट, और जिसको क्रेडिट किया है उसके भी सामने अमाउंट लिखा जाएगा और सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है आपको। सेकंड एंट्री है आपकी, सेकंड एंट्री है परचेज्ड गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब आपको उसका नाम भी दिया गया है जिससे सामान खरीदा है, और साथ में कैश शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आप ये देखिए किस चीज़ की है ये? गुड्स खरीदे गए हैं इसमें। तो जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो जब हम परचेज करेंगे तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग गुड्स की परचेज के टाइम पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ से कैश जाएगी। कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम दिया गया है जिससे माल खरीदा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये कैश है कि क्रेडिट है। तो ऑटोमेटिकली इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? गुड्स की परचेज यहाँ पे भी की गई है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे आप टू उस व्यक्ति का नाम जिससे गुड्स खरीदे गए हैं, अजय। आपने कैश तो दी नहीं, तो क्रेडिट में है तो अजय लिखा जाएगा। अजय आपको गुड्स को देने वाला है, गिवर है, इसलिए अजय क्रेडिट होगा आपका। ठीक है, देखिए आप जनरल एंट्री इसकी परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू अजय। उधार माल खरीदा गया है इसलिए कैश वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगली एंट्री में जो ये गुड्स आपने 3 तारीख को खरीदे हैं अजय से, उसमें से कुछ गुड्स आप वापस कर रहे हैं, यानी परचेज किया हुआ माल आप रिटर्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? परचेज रिटर्न। क्या होगा वो? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है। परचेज का रिवर्स चलता है, जब माल को खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन उसी माल को अगर वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न वो रिवर्स क्रेडिट होगा। और एक और तरीका भी है इसको करने का, परचेज रिटर्न को। परचेज जब एक्सपेंस मानते हैं परचेज को, आपका एक्सपेंस हुआ, लेकिन जब आपने वही माल वापस कर दिया तो वो एक्सपेंस नहीं रह गया, तो वो उल्टा करना पड़ेगा आपको। परचेज जैसे डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी अजय टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री होगी आपकी? अजय टू परचेज रिटर्न। देखिए एंट्री की गई है अजय टू परचेज रिटर्न। ठीक है, जितना आपने गुड्स वापस कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राजीव। अब गुड्स सोल्ड किए गए हैं राजीव को, राजीव नाम के व्यक्ति को माल बेचा गया है, गुड्स बेचे गए हैं। जब भी गुड्स बेचे जाएंगे तो हम क्या लिख करते हैं? सेल्स अकाउंट। हमारा आ जाएगा सेल्स अकाउंट। हमें गुड्स को बेचने से फ़ायदा होता है, ये हमारी इनकम होती है। तो इनकम क्या होती है? नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होती है। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है आपका। और आपको यहाँ पे कैश शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब आप किसको डेबिट करेंगे? राजीव को। राजीव टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और सेल्स करते हैं तो हमें इनकम होती है, सेल इस हिसाब से इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट होती है। और कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो जिस व्यक्ति को माल बेचा गया है उस व्यक्ति को डेबिट किया जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा, गुड्स को रिसीव करने वाला, इसलिए उसको क्या कर दिया जाएगा?
हम डेबिट कर देंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें से भी क्या किया गया है, जो ये माल राजीव को बेचा गया है, सेल की गई है, उसने उसका 10% गुड्स वापस कर दिए हैं। 10% इसका कैलकुलेट कर लेंगे, जितने भी गुड्स हैं उसका 10% आप कैलकुलेट करके, जैसे कितने के गुड्स हैं जो बेचे गए हैं, 40,000 के गुड्स बेचे गए हैं, तो इस 40,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा, 4,000 बनेगा। उस 4,000 के गुड्स आपके वापस आ जाएंगे, यानी सेल्स रिटर्न हो जाएगी। जब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, ठीक है। क्योंकि जब सेल करते हैं तो इनकम होती है, हम सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन उस जो इनकम में से अगर कुछ गुड्स वापस आ गए तो वो दोबारा आपकी इनकम कैंसिल हो गई, तो सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए इसकी एंट्री, देखिए पहले सेल की गई राजीव टू सेल्स, ठीक है, अब उसी में से माल वापस आ गया है, सेल्स रिटर्न टू राजीव, ठीक है। तो सबके साथ नरेशन लिखनी है, हर एंट्री के बाद लाइन लगानी है, हर किसी के साथ अकाउंट शब्द का इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ पर्सनल अकाउंट के साथ आप स्किप कर सकते हैं। देखिए जैसे राजीव के साथ जहाँ जहाँ राजीव है, अजय है, वहाँ अकाउंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो आप छोड़ सकते हैं। वैसे सबके साथ अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसको डेबिट किया जाएगा उसके सामने शॉर्ट फॉर्म में डेबिट भी लिखा जाएगा, लेकिन जिसको क्रेडिट किया जा रहा है उसके साथ आपको TO2 लिखना है, क्रेडिट शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। और लास्ट में क्वेश्चन ख़त्म होने पर आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना है, और ये टोटल इक्वल आने चाहिए। इस बात से पता चलता है कि आपका क्वेश्चन सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। इसी के आगे बढ़ते हुए हम एक छोटा सा टॉपिक और उठाएंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको हिंदी में छूट भी कहा जाता है। डिस्काउंट क्या होता है, देखिए एक तरह का, जब हम गुड्स का जो बेचने वाला है, सेलर है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर जितने का माल वो बेच रहा है, जिसको जो प्राइस वो कस्टमर से चार्ज करेगा, जिसको हम सेल्स प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, उस पर कुछ छूट दे देता है वो, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। अब मान लो मैं ही हूँ, एक सेलर हूँ, मैंने 10,000 रुपये का जो माल है, ये माल का लिस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और कैटलॉग प्राइस है। इस माल के ऊपर मैंने किसी को ये कहा कि आज मुझे पेमेंट कर दो, इस 10,000 के माल की मैं आपको 500 रुपीज़ छोड़ दूँगी, 9500 रुपीज़ आपसे लूँ। तो ये 500 रुपये जो मैं छोड़ रही हूँ, उसको प्रॉम्प्ट कर रही हूँ मैं जल्दी पेमेंट करे, ये होता है डिस्काउंट। इसको कहते हैं हम डिस्काउंट। इसमें इस प्राइस के ऊपर कुछ अमाउंट छोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है आपका डिस्काउंट, अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें। और डिस्काउंट होते कितने तरह के हैं, डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में व्यापारिक कटौती और कैश डिस्काउंट को नकद कटौती कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जिसको व्यापारिक कटौती कहा जाता है, ये डिस्काउंट कौन किसको देता है, आपको अगर ध्यान हो तो कई टर्म्स हमने की थी। कई तरह के व्यापारी होते हैं, एक होते हैं होलसेलर जो बड़ी मात्रा में माल को खरीदते हैं और आगे रिटेलर्स को बेचते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं, जो चीज़ को बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं इनको। और रिटेलर कौन होते हैं, जो छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं और आगे कस्टमर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कौन किसको देता है, ये डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को देते हैं। होलसेलर और प्रोड्यूसर है, माल को बनाने वाले, होलसेलर है बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से खरीदकर आगे रिटेलर को बेचने वाले। तो ये दोनों जो डिस्काउंट रिटेलर को देंगे लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, जो माल के ऊपर लिखा होता है उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। तो ये जो डिस्काउंट देंगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा, माल के सूची मूल्य पर लागू होगा। ये तब दिया जाएगा जब माल को बल्क में खरीदा जाएगा, बल्क मतलब ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा। ये डिस्काउंट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन पे मिलता है, उधार पे भी और नकद पे भी। यानी अगर माल को नकद खरीदा जा रहा है तब भी मिलेगा, और अगर उधार खरीदा जा रहा है तब भी मिलेगा। तो सिंस इट इज़ रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट द पेमेंट, ये परचेज से रिलेटेड होता है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता। इसके लिए कोई अलग से एंट्री पास नहीं की जाती है, मतलब इसके लिए हम कहीं जर्नल एंट्री में अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी। बस सिर्फ इसको हमने जितने की कैश बनेगी
जितने की कैश पेमेंट होगी, कैश मेमो उसको बोलते हैं, या माल का बिल जो बनेगा उसका जो मूल्य होगा उसमें से इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एंट्री किस तरह से दी होगी, एक व्यापारी है, उसने माल बेचा है लिस्ट प्राइस 1 लाख का, यानी माल का सूची मूल्य कितना है 1 लाख रुपया, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है उसके ऊपर। आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपने उस टाइम ये भूल जाना है कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है। आपको सिर्फ इस डिस्काउंट का अमाउंट प्राइस में से कम करना है। जैसे 1 लाख का माल है तो 1 लाख का आप 20% निकाल के उसमें से माइनस करेंगे। 1 लाख का 20% आप निकालेंगे 1 लाख का, तो बनेगा आपका 20,000। ठीक है, कितना बनेगा 20,000। 1 लाख का तो आपका माल हो गया, ठीक है, उसमें से 20,000 का डिस्काउंट हो गया, तो माल कितने का बचा 80 का। इसमें से रिड्यूस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 80 का। एंट्री आपकी वही होगी जो आपकी एंट्री होती है सेल की एंट्री। सेल की एंट्री क्या होती है, सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सेल करने से पैसा आता है, कैश आती है, और कैश है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है आपका और सेल्स क्रेडिट हो रही है। सेल्स क्रेडिट होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज रूल के अकॉर्डिंग माने तो सेल्स को इनकम माना जाता है और इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री बना दी गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने एंट्री में कहीं पे भी डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है, सिर्फ अमाउंट मैंने रिड्यूस करके लिख दिया है। एंट्री 1 लाख की ना करके इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंट्री की गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर गुड्स जो हैं वो ट्रेड डिस्काउंट पे थे, अब जैसे माल ट्रेड डिस्काउंट पे था जब बेचा गया, अब मान लीजिए जिस कस्टमर को बेचा उस कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए। ये वाले गुड्स, इन्हीं में से 1 लाख के जो गुड्स थे आपने 80,000 में बेचे, यानी वैल्यू उनकी 1 लाख थी, डिस्काउंट के बाद 80,000 रुपये यानी 20,000 का आपने कस्टमर का फ़ायदा करवाया और 80,000 में बेचे। ठीक है, अब क्या हुआ, कस्टमर ने माल वापस कर दिया आपका। ठीक है, तो अगर वो माल वापस करता है तो वो डिस्काउंट जो दिया गया था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने माल वापस कर दिया तो उसका डिस्काउंट भी क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये था आपका पहला डिस्काउंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। अगला डिस्काउंट हम डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है कस्टमर को दिया जाता है इसलिए ताकि वो जल्दी से पेमेंट कर दे। मतलब सेलर इसलिए देते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, भी जल्दी पेमेंट दे देंगे, हम कुछ पैसे आपके छोड़ देंगे। ऐसा डिस्काउंट कस्टमर्स को मोटिवेट करता है जल्दी पेमेंट करने के लिए। ये डिस्काउंट जो है पेमेंट करने के वक्त दिया जाता है, जब वो पेमेंट करेगा। जैसे पहला वाला डिस्काउंट जो डिस्कस किया ट्रेड डिस्काउंट, वो पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो परचेज और सेल से रिलेटेड है, जब परचेज करेंगे या सेल करेंगे ज़्यादा मात्रा में। ये है जब पेमेंट करने लगेंगे हम, चाहे हम कर रहे हैं किसी को पेमेंट या कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है, उस टाइम ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के डिस्काउंट जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। डिस्काउंट को हम किसके अंदर लेते हैं, नॉमिनल के अंदर। 3 तरह के आपके अकाउंट बताए हैं आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। डिस्काउंट किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये जब दिया जाएगा, जब आप किसी को देंगे डिस्काउंट, ठीक है, अब कई बार पेमेंट आपको मिल रही है तो आप डिस्काउंट देंगे, तो आपका खर्चा हो गया, तो खर्चा डेबिट, तो उस टाइम डिस्काउंट डेबिट होगा, वो डिस्काउंट अलाउड होगा। आप अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट, किसी को दे रहे हैं तो डेबिट होगा। और अगर सपोज कीजिए आपने किसी को पेमेंट करनी है और वो इंसान आपको डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। बिजनेस भी तो कई जगह पे पेमेंट करेगा ना, तो जो पेमेंट वो करेगा उसमें से अगर कुछ अमाउंट पेमेंट नहीं करना पड़ता तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो इनकम है बिजनेस की, वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ये डिस्काउंट 2 तरह का हो गया कैश डिस्काउंट। एक तो अगर दे रहा है बिजनेस या मिल रहा है बिजनेस को, दे रहा है तो खर्चा है, डेबिट होगा, और मिल रहा है तो इनकम है, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरी में आपके पास कि ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने देखा थ्योरी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, ये आप अपने आप करेंगे। पॉइंट्स हैं आपके पास, समझा दिए मैंने दोनों डिस्काउंट इस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, अभी इसकी न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है। कई बार क्या होता है, एक कस्टमर जो है उसको दोनों डिस्काउंट मिलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी अगर आएगा तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है एक ही क्वेश्चन में, और इवन मैं ये कहूँ कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों डिस्काउंट होंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट। तो ऐसा अगर होता है कि दोनों डिस्काउंट एक साथ हैं एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, तो किसको पहले डील किया जाएगा, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को डील करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट को डील करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको ये चीज़, ध्यान से देखिएगा।
एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, उसने माल बेचा है लिस्ट प्राइस 20,000 का, यानी 20,000 का माल वो बेच रहा है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% और 2% कैश डिस्काउंट है। आपको नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है कितना आएगा। ऐसी सिचुएशन में जब एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर दोनों डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं तो पहले किस पे विचार करना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। देखिए लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये हमेशा याद रखना। लिस्ट प्राइस कितना है 20,000 का 10% आपने कैलकुलेट किया, 2,000 आया, वो आपने इसमें से माइनस कर दिया, यानी 18,000। अब आपको जब एंट्री बनानी थी यहाँ तक की, तो आपको इस चीज़ की एंट्री नहीं बनानी थी, सिर्फ 18,000 रुपये की एंट्री बना के दिखानी थी आपको, ठीक है। अब इसी 18,000 रुपये में क्या हुआ, उन्होंने कहा, अब कस्टमर को जब माल बेच रहे थे तो उसको कहा कि 18,000 में से जल्दी पेमेंट कर दे, तेरे को 2% का कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 18,000 के ऊपर 2% कैलकुलेट करेंगे आप, 360 आएगा आपका, ठीक है। 18,000 पे कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। इसके ऊपर वो लेस करके आपका कितने की कैश आएगी, कितना कैश रिसीव होगा, इतना। 18,000 रुपये लेने थे कस्टमर से, 360 रुपये उसको छोड़ दिए, तो कितने कैश रिसीव किया उससे, 7,17640 जो है विल बी। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करो इसमें माल व्यापारी ने को बेचा गया है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि हमने पे करना है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल सेल का लिया है। सेल का मतलब कि हमारे पास पेमेंट आएगी, हमारे पास पेमेंट आएगी तो दैट मीन्स इतनी पेमेंट आएगी 1764 ठीक है। एक चीज़ और, कैश डिस्काउंट जो है हमेशा पेमेंट पे कैलकुलेट होता है, जितनी पेमेंट लेनी है या देनी है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, लिस्ट प्राइस पे। ये बात ध्यान रखना, डिफरेंस के अंदर भी है ये पॉइंट कि ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी जितने का माल होता है, और कैश डिस्काउंट को जितनी कैश आनी है या जानी है बिजनेस में। अगर परचेज़ कर रहे हैं तो कैश आप देंगे, माल खरीदेंगे तो, और सेल कर रहे हैं तो कैश आपके पास आएगी। तो जितनी कैश आनी या जानी है उतने के ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। और जब दोनों डिस्काउंट इकट्ठे हों तो पहले कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, कैश डिस्काउंट बाद में कैलकुलेट होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है थ्योरी पोर्शन कि ट्रेड डिस्काउंट का फ़ायदा रिटेलर को या होलसेलर को क्या होगा। रिटेलर को क्या फ़ायदा होगा ट्रेड डिस्काउंट का, रिटेलर को फ़ायदा ये होगा कि इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड थस इंक्रीज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। रिटेलर जो थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, जो दुकानें खोल के बैठे होते हैं, उनको रिटेलर कहते हैं। अगर उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको जो माल खरीदने की लागत है वो कम पड़ेगी, इससे उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर उनको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ रिटेलर को कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, इवन वो अगर अपने गुड्स को सेम रेट पे भी बेचता है तो भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और होलसेलर को या रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होता है, इससे क्या होता है होलसेलर और रिटेलर को, उनकी इससे सेल बढ़ेगी, क्योंकि वो रिटेलर को प्रमोट को इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा मात्रा में माल खरीदे, तो उसको डिस्काउंट भी ज़्यादा देंगे, ठीक है। और साथ में दूसरा क्या होगा, चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूवन टू बी इफेक्टिव वेपन टू फेस कंपटीशन। कई बार मार्केट में कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन का सामना करने के लिए इसकी रेट में, ट्रेड डिस्काउंट की रेट में चेंज करने से भी फ़ायदा होता है। तीसरा, अलग अलग कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा सकते हैं, रेगुलर कस्टमर से और ओकेजनल कस्टमर से, बाय ऑल्टरिंग द रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब जो तो आपसे लगातार माल खरीदते हैं वो होते हैं रेगुलर कस्टमर, और ओकेजनल होते हैं जो कभी कभी किसी ओकेजन पे माल खरीदते हैं, तो उनको अलग अलग डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। और चेंज इन द रेट ऑफ डिस्काउंट, और रेट ऑफ डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की रेट में चेंज करना वो एक आसान मेथड है प्राइसेस में चेंज करना, ठीक है। कैटलॉग को चेंज नहीं करेंगे, कैटलॉग में जो प्राइस लिखा हुआ है, कैटलॉग होती है बुक जिसके अंदर हर चीज़ का रेट लिखा होता है, उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेड डिस्काउंट की रेट चेंज हो जाएगी तो आसानी से चेंज हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैश डिस्काउंट के बेचने वाले को और ख़रीदने वाले को क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट खरीदने वाला या बेचने वाला, उसको क्या फ़ायदा। अब अगर एक बेचने वाला है, अगर बेचने वाला है, सामान को बेचने वाला है, तो वो डिस्काउंट देगा कस्टमर को, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सेलर जो है उसको अमाउंट जल्दी अपना रिकवर हो जाएगा, अगर वो डिस्काउंट देगा कस्टमर को तो कस्टमर जल्दी पेमेंट कर देगा और उसको अपनी पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। और कैश, अगर जो टाइम पे कैश रिसीव हो जाएगी तो उससे बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा, मतलब कैश आएगी, उस कैश का इस्तेमाल किया जा सकता है।
और इससे पैसा डूबने के चांस भी बहुत कम होंगे। और जल्दी से जल्दी पेमेंट जब करने के लिए प्रमोट करेंगे तो इससे आपको लिस्ट वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी भी किन लोगों का पैसा से लेना है, कब लेना है, इस तरह के काम करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। और बायर को, खरीदने वाले को क्या फ़ायदा होता है? खरीदने वाले को ये फ़ायदा है कि कम पेमेंट करनी पड़ती है उसको। दूसरा, उसको अगर वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करता है खरीदने वाला, वो बायर हु ऑन हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड टू हिज कस्टमर एट लोअर रेट। अब सपोज मैं ही हूँ, मैं कहीं से माल खरीद के लाई हूँ, मैंने आगे बेचना है, अगर मुझे डिस्काउंट पे माल मिला है तो अपने कस्टमर को भी तो सस्ता बेचूंगी। उसके बाद अर्ली पेमेंट इनहांस द रेपुटेशन। अब ये पता है कि अगर पेमेंट जल्दी कर दी गई है तो इससे बायर की गुडविल भी बढ़ती है भी। ये दो इस तरह का पर्सन है कि जो आसानी से पेमेंट दे देता है और टाइमली पेमेंट दे देता है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था आपका, ठीक है। इतना ही पोर्शन हम करेंगे आज।